नमस्कार। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अल्कोहल की अभिक्रियाएं पूरी कर ली थी, अल्कोहल का विभेदीकरण कर लिया था, लास्ट में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का आरोहण अवरोहण भी कर लिया। अब नेक्स्ट है अल्कोहल का जब बचाव कि औद्योगिक महत्व के अल्कोहल कौन कौन से हैं। तो औद्योगिक महत्व के अल्कोहल दो है, एक तो है एथेनॉल और एक होता है मेथनॉल। पहले है एथेनॉल, मेथनॉल। तो हेडिंग अपनी है औद्योगिक महत्व के औद्योगिक महत्व के अल्कोहल। तो औद्योगिक महत्व के अल्कोहल के अंदर पहला है मेथनॉल। पहला है मेथनॉल। तो सबसे पहली बात कि मेथनॉल को प्राप्त कैसे किया जाता है। इससे पहले कि मेथनॉल का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है, सभी को पता है। आईयूपीएसी ने भी इसकी कर ली है अल्कोहल की। तो मैथ का मतलब एक, ओल का मतलब OH, कार्बन की संख्या तो एक है, ये रहा एक कार्बन जिसके साथ क्या जोड़ना है आपको, एक OH। ये आपके पास है पहला अल्कोहल जिसे आप मेथनॉल बोलते हैं। इस मेथनॉल जो है इसका औद्योगिक महत्व क्या है, इसे बनाएंगे कैसे। औद्योगिक महत्व के बारे में बात करें तो औद्योगिक महत्व के अंदर इसके उपयोग होते हैं मुख्यतः, और उपयोग के अंदर है एक तो फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण कर लेंगे, एक कलर है, पेंट है, वार्निश है, के अंदर विलायक के तौर पर प्रयुक्त किया जाएगा। ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं या गाड़ियां जो होती हैं, इनके रेडिएटर जो होते हैं जिनमें पानी डाला जाता था और अब पानी नहीं डाला जाता, रेडिएटर जो होते हैं उनके अंदर प्रतिहिम के तौर पर कार्य करते हैं सर्दियों में, और उन इलाकों में कार्य करेगा जहां पर तापमान जो है माइनस में रहता है। माइनस के अंदर कितना यूज होता है, माइनस के कारण पानी जो है वो क्या रहता है, जम जाता है। इसलिए रेडिएटर के अंदर मेथनॉल मिलाया जाता है साथ में। क्यों? क्योंकि प्रतिहिम के तौर पर यह कार्य करेगा और उसे जमने से रोकेगा। किसे? पानी या उसमें जो भी चीज डाली जाती है उसे जमने से रोकेगा। ये तो है इसके औद्योगिक महत्व। अब है कि औद्योगिक महत्व है तो औद्योगिक रूप से इसे बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले औद्योगिक रूप से बनाने की इसकी विधि है। तो औद्योगिक रूप से एक तो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब उपस्थिति किसकी होती है वो याद रखनी पड़ेगी। उपस्थिति है कॉपर है, जिंक है, क्रोमियम है, तीनों के ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है। साथ में उच्च तापमान, बहुत अधिक 200 एटीएम दाब। एटीएम का मतलब होता है वायुमंडलीय, जो इसकी इकाई है दाब की। साथ में है तापमान 573 केल्विन तापमान होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को, हाइड्रोजन गैस, इन दोनों गैस को यदि कॉपर, जिंक एवं क्रोमियम के ऑक्साइड उत्प्रेरक के साथ 573 केल्विन तापमान एवं 200 एटीएम दाब की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाए तो यह किसमें रूपांतरित हो जाती है, मेथनॉल में। और मेथनॉल बनेगा CH3OH। तो यहाँ पर एक कार्बन है, एक आ गया, हाइड्रोजन 4 है, एक ऑक्सीजन, सेम जोड़ी बना दिया मेथनॉल। कैसे बनाएंगे? कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड 573 केल्विन तापमान और 200 एटीएम दाब की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संभव होगी औद्योगिक रूप से। औद्योगिक रूप से मतलब कि बहुत अधिक मात्रा के अंदर उद्योगों में उपयोग आएगा, तो बहुत अधिक मात्रा में आएगा, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में इस विधि द्वारा मेथनॉल का निर्माण किया जाता है। अब बात आती है कि मेथनॉल का निर्माण और भी कई तरीकों से है। तो मेथनॉल का निर्माण जो है, इसे वास्तव में एक इसका दूसरा नाम दिया गया है मेथनॉल का, इसे कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसे कास्ट स्पिरिट? इसलिए कहा जाता है कि इसे लकड़ी के, किसे, मेथनॉल जो है इसे लकड़ी के भंजक आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे? भंजक आसवन विधि द्वारा। अब बात आएगी कि ये भंजक आसवन क्या है। भंजक आसवन है कि लकड़ी जो है, कार्बनिक पदार्थ जो है उसे, लकड़ी जो है उसे क्या करेंगे, आश्रित करेंगे। आसवन का मतलब गर्म करेंगे बहुत अधिक तापमान पर,
गर्म करेंगे तो वो क्या होगी, टूटेगी। जैसे आपने कई बार देखा हो, गीली लकड़ी को जलाने पर उसमें से कुछ द्रव जैसा पदार्थ निकलता है, तो वह उसका क्या हो जाता है, कास्ट स्पिरिट। गीली लकड़ी को जलाने पर यह लकड़ी जो है उसका भंजक आसन या बहुत अधिक तापमान पर उसे गर्म करने पर उसमें से कुछ पदार्थ निकलता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, कास्ट स्पिरिट कहेंगे। तो ये कास्ट स्पिरिट इसलिए नाम दे दिया भंजक आसन विधि द्वारा, क्योंकि कास्ट लकड़ी से एक लास्ट अंतिम पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट हो गया इसका नाम। अब इसके बाद है इसका निर्माण भी आपने कर लिया। निर्माण के बाद इसके गुणधर्म है, इसके मेथेनॉल। अब मेथेनॉल का निर्माण कर लिया औद्योगिक विधि से, एक साथ में ये बता दिया कि कास्ट स्पिरिट कहा जाता है क्योंकि भंजक आसन से प्राप्त करते हैं। अब गुणधर्म जो है उनमें कैसा है, तो ये चीज आप पहले पढ़ चुके हो कि यह विषैला होता है। और ये मेथेनॉल जो है विषैला होता है, द्रव होता है, और द्रव होता कैसा है, रंगहीन होता है, कोई भी इसका कलर नहीं होता। अब इसे पीने से अधिक मात्रा में यदि यह आ गया, तो पहले भी बताया था, यदि अधिक मात्रा में इससे ग्रहण कर लिया जाए मेथेनॉल को, तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। मान लिया अधिक मात्रा में नहीं है तो क्या होगा, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये भी बताया था कि कम मात्रा है तो व्यक्ति क्या होगा, अंधा, लेकिन यदि अधिक मात्रा में इसे ग्रहण कर लिया जाए तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। गुणधर्मों में 2 पॉइंट ये। तीसरा कि इसका क्वथनांक कितना होता है, इसका क्वथनांक है 337.5 केल्विन इसका क्वथनांक होता है, यानी इस तापमान पर यह मेथेनॉल जो है तो क्या होता है, उबल जाता है। क्वथनांक का मतलब तो यही है कि उबालेंगे भाप किस तापमान पर बनेगी, यानी कि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में किस तापमान पर जा रहा है, 337.5 केल्विन तापमान पर यह चला जाएगा। इसके बाद कुछ और मुख्य इसके गुण हैं। मृत्यु तक हो सकती है। मेथेनॉल अल्कोहल द्वारा दर्शाई जाने वाली समस्त अभिक्रियाएं देता है। रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी है आपने अल्कोहल की पढ़ी है, वो सारी अभिक्रियाएं यही देगा। इसके बाद इसके कुछ गुण हैं जो गुणधर्म में अंदर मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके गुण पेंट वार्निश में के विलायक के तौर पर होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में होता है, प्रतिहिम के तौर पर यह कार्य करता है। कौन कार्य करता है, मेथेनॉल कार्य करता है। तो ये भी चीजें जो थी वो सारी की सारी होगी किसके बारे के अंदर, मेथेनॉल। पहला भाग जो है औद्योगिक मेथों के अल्कोहल में 2 पढ़ेंगे, एक मेथेनॉल है और दूसरा एथेनॉल। एक नंबर कार्बन युक्त अल्कोहल, एक 2 नंबर कार्बन का अल्कोहल। तो पहले के अंदर मुख्य बात यही है कि इसका रासायनिक सूत्र सभी को पता है, CH3OH है। इसका औद्योगिक विधि में निर्माण कैसे किया जाए, उद्योगों में निर्माण कैसे करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है इनका मिश्रण या इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है। इनकी कॉपर, जिंक, क्रोमियम के ऑक्साइड और 573 केल्विन तापमान है और 200 एटीएम दाब की उपस्थिति में करवाएंगे तो अल्कोहल का निर्माण होगा। अब इसे कास्ट स्पिरिट कहा जाता है क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसन द्वारा प्राप्त किया जाता है। गुणधर्मों के अंदर मुख्य गुणधर्म में है कि इसका क्वथनांक 337.5 केल्विन होता है। यह प्रकृति में कैसा होता है, विषैला होता है, रंगहीन होता है, द्रव होता है। इसे अधिक मात्रा में ग्रहण करने पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है और कम मात्रा में यदि लिया गया तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये इसके मुख्य पॉइंट्स हैं इसके मेथेनॉल के, जो पहला औद्योगिक महत्व का अल्कोहल है। अब इसके बाद पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा मेथेनॉल हो गया, दूसरा है एथेनॉल। सबसे पहले से बड़ी बात कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 2 कार्बन वाला है, CH3 CH2 और क्या लगा देंगे, OH। ये तो है इसका रासायनिक सूत्र। अब दूसरी बात कि मदिरा जो होती है या शराब जैसे बोल देंगे, शराब के अंदर यह प्रमुख घटक होता है। कौन, मदिरा का प्रमुख घटक होता है, कौन होता है, एथेनॉल होता है जो। अब ये विषैली प्रकृति का नहीं होता, इसीलिए तो इसे ग्रहण करते हैं, लेकिन विषैली प्रकृति का नहीं होता, लेकिन प्रकृति इसकी कैसी होती है, नशीला होता है। कैसा बताना है,
नशीला पदार्थ या नशीली प्रकृति इसकी होती है। ये भी कैसा होता है, एक द्रव है, नशीली प्रकृति है, प्रमुख घटक है किसका, मदिरा का। अब इसे प्राप्त किससे किया जाता है, अब इसे लकड़ी के भंजक आंसू से तो प्राप्त करेंगे नहीं, मेथेनॉल किया जाता है उससे प्राप्त। तो इसे प्राप्त अपने करेंगे स्टार्च जो है, स्टार्च युक्त पदार्थ है उनका किण्वन करेंगे, उससे पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। या एक नाम आता है सिरा जो होता है उससे, एक नाम आता है सिरे, या तो बोल दो सिरे और या बोल दो सिरा, इसके किण्वन से प्राप्त करेंगे। किसको प्राप्त करेंगे, एथेनॉल को। अब एथेनॉल को दो चीज, एक तो स्टार्च जो है जैसे गेहूं के अंदर है और जौ के अंदर है, इनके अंदर क्या होती है, स्टार्च होती है, खाने वाले जो है अनाज जो है इनमें स्टार्च है, तो स्टार्च के किण्वन द्वारा अपने प्राप्त कर सकते हैं एथेनॉल। और साथ में है सीरा जो है, इससे क्या प्राप्त करेंगे, एथेनॉल। अब ये सीरा जो है ये क्या है, पहले तो एक तो शब्द है कि मैंने कहा किण्वन द्वारा प्राप्त करेंगे। अब पहले तो यहाँ पर किण्वन पता कर लेते हैं कि किण्वन क्या होता है। किण्वन होता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, यानी कि बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ, उनका एंजाइमों की उपस्थिति में छोटे कार्बनिक पदार्थों में सरल अणुओं में अपघटन या तोड़ना जो है वो क्या कहलाएगा, किण्वन कहलाएगा। अब वास्तव में जो किण्वन अभिक्रिया प्रक्रिया जो होती है ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। ऊष्माक्षेपी के अंदर क्या होता है कि ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है तो वास्तव में इसके अंदर CO2 गैस जो होती है यह निकलती है, CO2 निकलती है। इसलिए ये जो विलयन होता है, जो भी विलयन जिसका आप किण्वन करा रहे हो वह आपको लगेगा CO2 के निष्कासन के कारण ऐसा प्रतीत होगा कि यह उबल रहा है। प्रतीत होगा, वास्तव में उबल नहीं रहा, वास्तव में तो उसमें से CO2 गैस बाहर निकल रही है, इसलिए उसमें बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन प्रतीत ऐसा हो रहा है कि यह उबल रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, किण्वन। किण्वन का वास्तव तो वैसे कह देंगे कि उबालना, लेकिन प्रतीत हो रहा है इसके अंदर, वास्तव में किण्वन में उबाला नहीं जाता, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसमें CO2 गैस का निष्कासन होता है, उसमें प्रतीत होता है कि पदार्थ उबल रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम क्या दिया गया है, किण्वन, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। बात होगी किण्वन की। अब किण्वन किसका करवाएंगे, एक तो मैंने कह दिया स्टार्च का किण्वन करवाएंगे, एक नाम दिया सीरा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्च। सभी को पता है कौन सी होती है, अनाज में उपस्थित होती है कौन सी, स्टार्च। सीरे क्या है या सीरा जिसे बोल रहे हैं, ये क्या है, ये है गन्ना है या चुकंदर जो होता है, ये दोनों ही मीठे पदार्थ होते हैं जिनसे चीनी बनाई जाती है। क्या बनती है, चीनी। गन्ना जो है इसके रस से चीनी बनती है, चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। तो इन दोनों से पहले तो इन दोनों का रस निकाला जाता है, इस रस के अंदर से जो शर्करा होती है इन दोनों पदार्थों की, जो शर्करा है मुख्यतः शर्करा को पृथक कर लिया जाता है और पीछे जो अवशेष पृथक द्रव जो बचता है उसे अपने क्या कहते हैं, सीरा। ध्यान लगे ऐसे कि गन्ना या चुकंदर जो है उसके शर्करा भाग को, उनके विलयन में से शर्करा भाग को पृथक कर लेने के पश्चात जो मिश्रित शर्करा या कुछ भी पीछे अवशेष द्रव बचा है उसे क्या कहेंगे, सीरा। तो सिरे से एक तो आप सिरे के किण्वन से क्या प्राप्त कर लेंगे, एथेनॉल। एक प्राप्त करेंगे स्टार्च के किण्वन से एथेनॉल। अब करेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसके अंदर है कि किण्वन बता दिया। अब आगे है कि सिरे से एथेनॉल कैसे बनाएंगे। दो प्रकार बताए कि दो तरीकों से अपने एथेनॉल बनाएंगे। तो दो तरीके से कैसे बनाते हैं, इसमें पहला है सिरे से एथेनॉल बनाना। पहला है सिरे से एथेनॉल बनाना। अब ये सिरे से एथेनॉल कैसे बनाया जाता है, इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप दिया गया है तनुकरण, पहले स्टेप लिख लीजिए। दूसरा स्टेप होता है अमोनियम लवण,
अमोनियम लवण व अम्ल मिलाना। तीसरा एक स्टेप होता है खमीर मिलाना। और चौथा स्टेप होता है वास का आसवन करना। चौथा स्टेप होता है वास का आसवन। पहले तो ये 4 स्टेप याद रखने पड़ेंगे कि सीरा जो बताया है शर्करा युक्त पदार्थ गन्ना और चकुंदर या अकेला गन्ना हो, इसके विलयन के शर्करा युक्त पदार्थ को पृथक कर लेने के पश्चात जो द्रव बचेगा अवशेष उसे क्या कहेंगे सीरा। सीरे से एथेनॉल बनाने के लिए आपको 4 स्टेप का पालन करना पड़ेगा। एक तो तनुकरण सबसे पहले, दूसरा अमोनियम लवण व अम्ल मिलाना है, तीसरा उसमें खमीर मिलाया जाएगा, चौथा उसमें वास जो बनी है उसका क्या करना है आपको आसवन। अब यहाँ पर कि तनुकरण पहला स्टेप स्टार्ट कैसे करें। तो पहले स्टेप के अंदर जो आपके पास सीरा मिल है, सीरा मिल जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, जहाँ पर क्या निकाला जाता है चीनी बनती है। उन फैक्ट्रीज के अंदर गन्ने वाली फैक्ट्रियों में ये मिल जाता है सीरा। इस सीरे से तनुकरण, तनुकरण का मतलब जितना सीरा है एक भाग तो किसका होगा सीरा का होगा। किसका लेना है एक भाग सीरे का, और 5 भाग किसके मिला दो पानी के। इतना तनु करेंगे कि 1:5 में क्या होगा सीरा और पानी कि बहुत ज्यादा इसे तनु कर दिया। तनुकरण का मतलब पानी मिला दिया इसके अंदर, किसमें सीरे। अब सीरे में पानी मिलाने पर यह पतला हो गया बहुत अधिक। पहले तो एक गाढ़ा द्रव था, सीरा जो होता है गाढ़ा द्रव होता है, सांद्रता अधिक। अब इसमें सांद्रता कम हो गई या बोल देंगे तनु हो गया। तो पहला स्टेप तनुकरण आपने कर दिया। दूसरा स्टेप है अमोनियम लवण व अम्ल मिलाना। अब इसमें पहले आप मिलाओगे इसमें क्या जो तनुकृत किया हुआ आपके पास सीरा उसके अंदर अपने मिलाएंगे अम्ल। अम्ल मिलाएंगे तो उसकी जो पीएच है वो आ जाएगी 4 से 5 तक। अम्लीय हो जाएगा अम्ल मिलाते हैं। अम्ल मिलाते हैं कौन सा तनु H2SO4 मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा तनु H2SO4। तनु अम्ल मिलाएंगे। मिलाने पर ये तनुकरण जो सीरा होता है उसकी पीएच 4 से 5 आ जाती है। ये क्यों मिलाया जाता है, ये इसलिए मिलाया जाता है कि इसकी अम्लीयता जो है पीएच जो है वो कम हो जाए और इसके कारण इसके अंदर कोई भी जीवाणु जो है वह प्रकट नहीं होता या जीवाणु अपने आप निर्मित नहीं होता इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर क्या मिलाया जाता है तनु H2SO। अब बात आती है कि इसको मिलाने के बाद इसमें कुछ अमोनियम लवण मिला दिए जाते हैं। अमोनियम लवण जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, ऐसे अमोनियम लवण मिला देंगे। या NH4 पॉजिटिव जो है ये है अमोनियम। अब लवण है तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, कुछ भी जैसे लवण इनके मिला देंगे। अब लवण क्यों मिलाएंगे, लवण जो होता है वह कार्य करता है खमीर जो होगा, आगे बात आएगी कि खमीर के भोजन के रूप में कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा, ये अमोनियम लवण खमीर के भोजन के रूप में कौन कार्य कर रहा है खमीर के भोजन के रूप में अमोनियम लवण। अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, कुछ जो मिलाया है आपने लवण अमोनियम का वह कार्य करेगा खमीर के भोजन के रूप में। पहला स्टेप तनुकरण कर लिया सिरे का। तनुकरण करने के बाद अम्ल मिलाया तनु H2SO4, उसमें क्या मिला दिया अमोनियम लवण। अब उसमें क्या करना है, एक लकड़ी के पात्र में लेकर उसमें कुछ खमीर मिलाने हैं। खमीर क्या होता है, एक कवक होता है एक प्रकार का कवक जिसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पर आपने नाम दिया था कि किण्वन द्वारा, ये किण्वन की प्रक्रिया ही चल रही है, यहाँ पर किण्वन द्वारा बनाएंगे। अब इसके अंदर होगा क्या, किण्वन की परिभाषा दी थी कि एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रोजन युक्त भाग कौन सा होता है एंजाइम। एंजाइम में नाइट्रोजन भाग आता है, उनके द्वारा छोटे पदार्थों में रूपांतरित करोगे आप। तो खमीर जो है इनमें क्या होता है एंजाइम, ये एक कवक है। अब इसके अंदर एंजाइम होगा, ये क्या करेगा, ये इस भाग को अपघटित कर देगा। और वास्तव में होता क्या है, खमीर जो है इसमें इन्वर्टेज एंजाइम पाया जाता है। जो ये जो सीरा भाग था इसके अंदर कुछ मात्रा में शर्करा थी। शर्करा जो होती है उसे अपने क्या बोलते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज का सूत्र याद करो या सीधा लिख लो, सुक्रोज होता है
C12H22O11। ये है आपके पास सुक्रोज। ये क्या करवा देता है, खमीर जो है इसमें एक एंजाइम उपस्थित होता है, कौन सा, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम जो है क्या करेगा, एंजाइमों को सभी को पता है, पीछे एज लगाते हैं, तो इन्वर्टेज एंजाइम उपस्थित किस में होता है, खमीर में। इसलिए ये खमीर आपको इसमें मिलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किण्वन की प्रक्रिया चल रही है, किण्वन के अंदर इन्वर्टेज एंजाइम खमीर में उपस्थित है, जो इस सुक्रोज का क्या करवा देगा, जल अपघटन, यानी इसके साथ क्या मिलाया जाएगा, H2O। इसका जल अपघटन करवाकर इसे दो यौगिकों में, एक तो बना देगा ग्लूकोज और एक और क्या बना देगा, फ्रक्टोज में रूपांतरित कर देगा। जिन दोनों का सूत्र हमेशा C6H12O6 होता है, इन दोनों का सूत्र एक ही है, लेकिन इनकी संरचना जो है वो अलग होगी। क्रियात्मक समूह है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होंगे, अलग अलग। तो यहाँ पर खमीर का क्या कार्य हो गया, खमीर के अंदर एंजाइम उपस्थित था, कौन सा, इन्वर्टेज। जिस इन्वर्टेज एंजाइम ने इस सुक्रोज को या शर्करा जो बची हुई कुछ मात्रा में अवशेष के अंदर थी, उसे किस में रूपांतरित कर दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किस एंजाइम ने, इन्वर्टेज। अब बात आती है कि ये एंजाइम इन्वर्टेज जो था, इसमें अभी तक शर्करा ही है, ये भी एक प्रकार की, ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी क्या है, शर्करा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है, इन्हें आगे एक एंजाइम वहां पर वापस से उपस्थित है, जाइमेज जो है। कौन सा एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम जो है, इसे एथेनॉल में रूपांतरित कर देता है, C2H5OH में, और साथ में यहां से गैस निकलती है, कौन सी, CO2। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम बताया गया है, जाइमेज एंजाइम जो है लास्ट स्टेप में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो बनते हैं। अब तक आप इस तीसरे स्टेप में चल रहे हो कि खमीर जो मिलाना है, खमीर मिलाने के बाद क्या होगा, खमीर है इष्ट या एक कवक जिसे बोलेंगे, कवक जो है वह इन्वर्टेज एंजाइम होता है। इन्वर्टेज एंजाइम इसे इन दो भागों में तोड़ेगा, इन दो भागों को नेक्स्ट एंजाइम आएगा जाइमेज, यह एथेनॉल को CO2 में रूपांतरित कर देता है। अब यहाँ पर जो ये एथेनॉल बना, इसे अपने क्या कहेंगे, वास। क्या कहते हैं इसे, वास, जिसमें लगभग अमूमन 15% एथेनॉल की शुद्धता होती है, यानी कि 15% तो उसमें एथेनॉल है, बाकी उसके अंदर क्या है, अशुद्धि। अब आएगा लास्ट में वास का आसवन। लास्ट स्टेप जो है क्या है, वास का आसवन। वास का आसवन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वास का नाम दे दिया किसे, एक प्रकार का अल्कोहल एथेनॉल का विलेन है, जिसके अंदर एथेनॉल तो 15% है, लेकिन 85% अशुद्धि है। अब आसवन करवाएंगे, आसवन वापस से क्या है, गर्म करेंगे अत्यधिक तापमान पर, तो अशुद्धि जो है वो निष्कासित हो जाएगी, अकेला क्या बच जाएगा आपके पास, अल्कोहल। अब यहाँ पर एक नाम आता है कि वास्तव का आसवन जो है, उसका आसवन किस में करेंगे, आसवन करते हैं कॉफी का भभका। क्या होता है, कॉफी का भभका नामक एक उपकरण होता है। कॉफी का भभका नामक एक उपकरण है, जिसमें इस वास का क्या किया जाता है, आसवन। आसवन मतलब इसके अंदर लेके कॉफी का भभका उपकरण में इस वास को डालकर अत्यधिक तापमान पर उसका आसवन किया जाएगा, जहां पर लगभग अमूमन 90% शुद्ध आपको क्या मिलेगा, एथेनॉल मिलेगा। अभी तक भी इसके अंदर 90% एथेनॉल आया है। इसके अंदर आसवन करवाने के बाद 10% अभी तक इसमें क्या है, अशुद्धि, या मान लेंगे कि जल है। अब भी इसका एक प्रभावी आसवन और किया जाएगा। क्या करेंगे, प्रभावी आसवन, एक बार और दोबारा आसवन करवाया जाएगा, जिससे इसके अंदर 95.5% तक मात्रा में आपको क्या मिल जाएगा, एथेनॉल मिल जाएगा, जिसमें 4.5% तो जल होगा और 95.5% क्या होगा, अल्कोहल, ये एथेनॉल होगा। तो एथेनॉल जो प्राप्त होगा उसमें प्रतिशत है 95.5%, और ये जो एथेनॉल आपको प्राप्त होगा, इसे आप यहाँ पर बोलोगे परिशोधित अल्कोहल। पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है अभी तक भी, परिशोधित बोलेंगे। 4.5% जल है अंदर, इसके अंदर। अब ये परिशोधित अल्कोहल आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, प्राप्त। इसे भी और शुद्धिकरण नहीं करवाना,
कर भी सकते हैं, बार बार असमन करते जाओ, पूर्णतया शुद्ध आपको मिल जाएगा। पूर्णतया शुद्ध जो होगा उसका नाम लोगे आप परिशुद्ध। पूर्णतया शुद्ध को क्या कहेंगे? परिशुद्ध एथेनॉल, जिसमें 100% अल्कोहल है, बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं है, उसे बोलेंगे परिशुद्ध अल्कोहल। यदि 95.5%, अब ये 95.5% ये प्रभाजी आसवन जो है कितने केल्विन तापमान पर संपन्न होता है? ये होता है 351.2 केल्विन तापमान पर। एक निश्चित स्थिर ताप होता है जिस पर क्या होगा? प्रभाजी आसवन। इस तापमान 351.2 केल्विन तापमान पर 95.5% शुद्ध अल्कोहल आपको मिलेगा एथेनॉल, जिससे क्या बोलोगे? परिशोधित अल्कोहल या एथेनॉल। तो ये आपने प्राप्त कर लिया किससे? सिरे से एथेनॉल प्राप्त कर लिया। सिरे से एथेनॉल प्राप्त कर लिया। दो चीज से बताया था एथेनॉल प्राप्त करने के लिए, एक बताया था सिरे से, एक स्टार्च। सिरे से वापस देख लो, 4 स्टेप है: तनुकरण, फिर अमोनियम लवण और अम्ल मिलाना है, फिर मिलाना है खमीर, और लास्ट में होता है वाष्प आसवन। तो इसमें ये जो स्टेप बताए हैं इनका क्रम से पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले आसवन में 1:5 में इसमें मिला देंगे, 5 पानी हुआ, 1 क्या हुआ? सीरा। इसके तरफ मिलाएंगे अम्ल तनु H2SO4 मिलाएंगे, इससे इसकी पीएच जो है क्या हो जाएगी? कम। अब इसमें क्या मिलाएंगे? अमोनियम लवण, जो क्या करेगा? खमीर के भोजन के रूप में कार्य। तो खमीर जिसको अवशोषित करेगा वो ये अमोनियम लवण होगा। अब खमीर क्या करेगा? खमीर इसमें बचे हुए शिरे के अंदर शर्करा होगी, उसमें खमीर में उपस्थित होता है इन्वर्टेज एंजाइम। ये जो इन्वर्टेज एंजाइम है यह सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में रूपांतरित कर देगा। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है इसे जाइमेज एंजाइम इस खमीर में ही उपस्थित जो है वह इसे एथेनॉल और CO2 में रूपांतरित कर देगा। जहां पर CO2 निष्कासित होगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि विलयन क्या है? उबल रहा है, और इसे अपने क्या कहते हैं? किण्वन प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है। अब ये जो निर्मित हुआ है यहाँ पर 15% इसमें अल्कोहल या एथेनॉल होता है, 85% जल या अशुद्धि मानते हैं, तो इसे नाम दे दिया एक वाष्प। अब करवाया जाता है वाष्प का आसवन। वाष्प का आसवन जो है कॉफी का भुक्का नामक उपकरण में होता है, जिसमें आसवन करवाएंगे तो 90% शुद्ध आपको अल्कोहल मिलेगा। अब इसका भी प्रभावी आसवन करवाया जाता है, और प्रभावी आसवन एक निश्चित तापमान पर होता है जो है 351.2 केल्विन पर, जो करवाने पर आपको 95.5% शुद्ध एथेनॉल प्राप्त होगा, जिसका नाम होता है परिशोधित अल्कोहल। 95.5% अल्कोहल, जिसमें 4.5% क्या है? जल, और जो एक निश्चित तापमान 351.2 केल्विन पर आश्रित होता है, जिसे अपने क्या कहते हैं? परिशोधित अल्कोहल। यदि पूर्णतया शुद्ध है, जिसमें 100% आपके पास क्या है? एथेनॉल, उसे क्या कहेंगे? परिशुद्ध अल्कोहल। ये हुआ आपका सिरे से एथेनॉल का निर्माण। दूसरा आपको बताया कि स्टार्च से आप एथेनॉल का निर्माण कैसे करें, तो स्टार्च से कर लीजिए। करेंगे कैसे? स्टार्च से एथेनॉल का निर्माण। तो स्टार्च से पहली बात तो पाई किसमें जाती है? जौ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, इन सभी पदार्थों में क्या पाई जाती है? स्टार्च होती है। तो स्टार्च के अंदर भी कुछ स्टेप होंगे, 3 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप है सैकरीकरण करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? सैकरीकरण। दूसरा स्टेप माल्टोज को, माल्टोज शर्करा बन जाएगी सैकरीकरण के उपरांत, तो माल्टोज जो है उसे रूपांतरित किया जाएगा इसमें ग्लूकोज में, रूपांतरित करेंगे। और तीसरा स्टेप जो है वो क्या आएगा? ग्लूकोज को रूपांतरित किया जाएगा किसमें? ग्लूकोज का किसमें रूपांतरण? एथेनॉल में, C2H5OH में रूपांतरण। तो
तो यहाँ पर अभी अभी आपने ग्लूकोज बनाया था सिरे का, जब आसवन चल रहा था या सिरे का रूपांतरण हो रहा था किसमें, एल्थेनॉल में, तो उसमें ग्लूकोज आया था लास्ट में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जाइमेज एंजाइम से आपने किसमें रूपांतरित कर दिया था, एथेनॉल में। तो इस स्टेप, 2 स्टेप करने के बाद तो स्टेप वापस से वही सिरे वाले प्रारंभ हो जाएंगे कि लास्ट में वास प्राप्त होगी, इससे एथेनॉल बनेगा, जो वास का वापस से आसवन कराओगे सेम उसी प्रक्रम से। तो आपको देखने हैं मुख्यतः ये 2 स्टेप। अब इन 2 स्टेप में पहला सैकरीकरण है क्या? सैकरीकरण वास्तव में है कि स्टार्च जो होता है सैकरीकरण के अंदर, स्टार्च जो है आपके पास, उस स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरित किया जाता है। स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरित किया जाता है। अब स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरित किस प्रकार करेंगे, ये स्टेप आपको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्या बनाया जाएगा, स्टार्च का मैस निर्माण होगा। पहला स्टेप जो होता है इसके अंदर वो होता है मैस निर्माण। अब ये मैस क्या होता है, सबसे पहले बताया गया है मैस का निर्माण होगा। मैस है जो है गेहूं है, मक्का, बाजरा, इनके अंदर जो स्टार्च है उन सभी को उच्च दाब और उच्च ताप पर भाप के अंदर, भाप क्या होती है, वाष्प जो है उसके अंदर गर्म करने पर वह एक दूधिया लेई का निर्माण करता है। कौन, ये जो स्टार्च है, कौन कौन सी, कोई भी ले लो, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, इनकी जो स्टार्च है इसे उच्च दाब और उच्च दाब की उपस्थिति में भाप में या वाष्प में गर्म करने पर यह दूधिया लेई का निर्माण करता है। लूलूदी सा एक पदार्थ बनता है जिसे अपने क्या कहेंगे, मैस कहेंगे। तो मैस का निर्माण हो गया सर्वप्रथम। इसके बाद है कि जो होते हैं, कौन सा, जो, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, डायस्टेज। इसमें एक एंजाइम है जो में डायस्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो अंकुरित जोज होते हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इसे मैस का निर्माण कर लिया। अब यहाँ पर जो वाला जो प्रक्रम आया इसमें निर्माण करेंगे माल्ट का। किसका निर्माण करेंगे, यहाँ पर माल्ट का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, क्या आपको पता है जो है उसमें डायस्टेज नामक एंजाइम है। अब डायस्टेज जो है, जो कि अंकुरित अवस्था में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब करेंगे क्या, जो को अंधेरे कमरे के अंदर रख दिया जाता है, तापमान बढ़ा दिया जाता है, 200 से अधिक तापमान कर दिया जाता है कालीन, और 2-3 दिन तक रखे रहने पर 2-3 दिन के बाद जो है क्या हो जाते हैं, अंकुरित होने पर उनके अंदर डायस्टेज नामक क्या होता है, एंजाइम अत्यधिक मात्रा में। डायस्टेज एंजाइम अत्यधिक मात्रा में होता है तब उसे पानी के साथ मिलाकर पीस लिया जाता है और छान लिया जाता है। जो छनित होता है उसे अपने क्या कहते हैं, जो मिला है द्रवित पदार्थ जो है उसे अपने क्या कह देंगे, माल्ट कह देंगे। तो निर्माण हो गया आपका किसका, माल्ट का। तो अब इस द्रव को नाम दे दिया माल्ट या माल्ट शत कहेंगे, जिसके अंदर मात्रा किसकी होगी, डायस्टेज की, क्योंकि डायस्टेज आपने अंकुरित किया है जो को अंकुरित करने के बाद उसमें डायस्टेज की मात्रा अत्यधिक होगी इस एंजाइम की। अब उसे कहेंगे माल्ट शत या अकेला माल्ट नाम देते। अब आगे है कि मेस तथा ये आपने पहले मेस का निर्माण कर लिया, अब है ये माल्ट कि मेस और माल्ट शत दोनों को मिलाकर तापमान 323 से 333 केल्विन कर दिया जाता है। माल्ट में उपस्थित डायस्टेज एंजाइम जो यहाँ पर है, पहले से माल्ट में उपस्थित डायस्टेज एंजाइम जो है इस स्टार्च को अब किस में रूपांतरित कर देंगे, ग्लूकोज में रूपांतरित कर देंगे। किस तापमान पर, इन दोनों को मिलाकर। सबसे पहले आपने मैस का निर्माण किया, फिर आपने माल्ट का निर्माण किया है जो से। अब मैस और माल्ट दोनों को मिलाकर आप तापमान करोगे 323 से 333 केल्विन। 323 से 333 केल्विन तापमान होने पर ये डायस्टेज नामक एंजाइम जो है इसमें इस स्टार्च को रूपांतरित कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। तो स्टार्च जो है यहाँ पर किसमें रूपांतरित हो जाती है, ग्लूकोज में होगी, ग्लूकोज में रूपांतरित। अब ग्लूकोज जो है, नहीं,
स्टार्च यहाँ पर ग्लूकोज में नहीं हो रही, स्टार्च यहाँ पर माल्टोज में रूपांतरित होगी। स्टार्च ग्लूकोज में नहीं होगी डायरेक्टली, स्टार्च माल्टोज में रूपांतरित हो जाएगी। अब स्टार्च से माल्टोज आपने बना लिया। यहाँ पर पहला स्टेप सैकरीकरण करवाना था और सैकरीकरण चल रहा था, जिसमें स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना है या रूपांतरित करना है। वापस से देख लीजिए, सबसे पहले मैस निर्माण होगा। मैस निर्माण होगा किसमें? ज्वार है, बाजरा है, गेहूं, इनमें जो स्टार्च है उन्हें उच्च ताप पर वाष्प में गर्म करने पर एक दूध या लेई का निर्माण हुआ, जिसे मैस कहेंगे। फिर है कि माल्ट का निर्माण कैसे किया जाए? जो है जिनमें डायस्टेज नामक एंजाइम होता है, अंकुरित अवस्था में अत्यधिक अधिक होता है, तो इन्हें पहले अंकुरित करवा लिया जाता है। फिर अंकुरित जौ को पानी के साथ मिलाकर अंकुरित जौ को पीसकर पानी के साथ छर्रित कर लिया जाता है। अब जो द्रवित आपके पास पदार्थ मिला बचा है, उसमें डायस्टेज नामक एंजाइम जो है अत्यधिक मात्रा में है। अब मैस और माल्ट सब जो है, या माल्ट से बोल दिया, ये दोनों आपस में मिलाकर इसे 323 से 333 केल्विन तापमान पर रखा जाता है, जिस पर ये डायस्टेज नामक एंजाइम अत्यधिक क्रियाशील होकर इस स्टार्च को रूपांतरित कर देगा किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। तो आपको रूपांतरित करना था, माल्टोज में ये रूपांतरित हो गया। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है कि माल्टोज जो निर्माण किया है, इस माल्टोज को ग्लूकोज में कैसे रूपांतरित किया जाए। तो माल्टोज जो है इसे ग्लूकोज में रूपांतरित अपने करेंगे कि माल्टोज है, इस पर एक एंजाइम कार्य करता है। कौन सा? माल्टोज को किसी के अंदर तोड़ना है तो इस पर जो एंजाइम होगा इसका खुद का ही होगा, इसके नाम के पीछे क्या लगा दिया जाए? एज लगा दिया जाए। तो माल्टोज पर एक माल्टेज एंजाइम कार्यरत होकर इसे माल्टोज को रूपांतरित कर देगा किसमें? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज बना लिया आपने। दूसरे स्टेप में ग्लूकोज का निर्माण कर लिया, ये तो क्रिया आएगी। अब ग्लूकोज बनने पर ग्लूकोज का एथेनॉल में रूपांतरण कैसे होता है? यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है, यहाँ पर जाइमेज नामक एक क्या आता है? एंजाइम, जो इसे एथेनॉल और CO2 में रूपांतरित कर देता है। एथेनॉल बन गया, CO2 बन गई। यहाँ पर CO2 निष्कासित होगी, इससे ऐसे लगेगा क्या कि विलयन क्या हो रहा है? उबल रहा है, जिसे अपने क्या कह देते हैं? प्रक्रिया को किण्वन कह देते हैं। अब यहाँ पर ये जो बना है इसे वापस से नाम क्या दे दिया? वाष्प। अब लास्ट स्टेप इसका वापस ये आएगा, वाष्प का क्या करवाना है आपको? आसवन। और वाष्प का आसवन किसके होता है? किसमें होता है? कॉफी का भक्का नामक पात्र के अंदर या उपकरण के अंदर, जिसमें आपको 90% शुद्ध एथेनॉल मिलेगा। अब उस 90% शुद्ध एथेनॉल को आपको क्या करवाना पड़ेगा? 351.2 केल्विन तापमान पर प्रभावी आसवन और करवाना पड़ेगा, जिस पर अब मिलेगा आपको 95.5% शुद्ध अल्कोहल, जिसे अपने बोलेंगे परिशोधित अल्कोहल। तो दो तरीकों से, एक तो स्टार्च से, एक सिरे से आपने निर्माण कर लिया एथेनॉल। अब है एथेनॉल का तो निर्माण कर लिया है, इसके बाद कुछ शब्द आते हैं मुख्य। एक तो आता है परिशुद्ध अल्कोहल। परिभाषा बता सकता हूं मैं पहले कि परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं? कि वह है अल्कोहल जिसमें पूर्णतया 100% शुद्ध अल्कोहल हो या एथेनॉल हो, उसे अपने क्या कहेंगे? परिशुद्ध अल्कोहल। पूर्णतया शुद्ध होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी अशुद्धि, कोई भी दूसरा पदार्थ नहीं होना चाहिए। अब है परिशोधित अल्कोहल किसे कहते हैं? बार बार नाम आ रहा था कि 95.5% जिसमें एथेनॉल हो और 4.5% अशुद्धि या जल बोल देते हैं जिसमें होगा, और जो एक निश्चित तापमान 351.2 केल्विन तापमान पर आश्रित होता है, उसे अपने एथेनॉल को क्या कहते हैं? परिशोधित अल्कोहल। तो यहाँ पर दो नाम आए हैं, एक परिशुद्ध अल्कोहल की परिभाषा है और एक है परिशोधित अल्कोहल। अब आगे नाम है पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? तो पावर अल्कोहल के अंदर ये जो पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल के अंदर यदि बेंजीन, और पेट्रोल के अंदर घटक होते हैं, बेंजीन भी है, ईथर भी है। तो पेट्रोल के अंदर यदि यानी कि बेंजीन प्लस ईथर में, पेट्रोल का घटक होता है बेंजीन और ईथर,
बेंजीन और ईथर के अंदर यदि आपने एथेनॉल मिला दिया तो यह किस रूप में कार्य करेगा? पावर एल्कोहल के रूप में। सीधी सी बात, पेट्रोल में यदि एथेनॉल मिलाया है तो वह किस रूप में कार्य करता है? पावर एल्कोहल। मतलब क्या है इसका? कि यह जो पेट्रोल होता है उसकी शक्ति उत्पादन करने की जो क्षमता है उसे क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब एक तो होता है कि पेट्रोल माइलेज कम देता है, एक अधिक देता है, माइलेज कम है तो एथेनॉल मिलाओ बेंजीन ईथर के साथ मिला दो उसमें और तो वो क्या होगी? उसकी माइलेज बढ़ जाएगी, यानी शक्ति उत्पादन की जो क्षमता है वो उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसे अपने क्या कहते हैं? पावर एल्कोहल। तीसरी होगी। फिर है विकृतीकरण, विकृतीकृत एल्कोहल। एक नाम आया है विकृतीकृत एल्कोहल। किसे कहते हैं? विकृतीकृत एल्कोहल। विकृतीकृत मतलब इसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए कि यह पीने योग्य न रहे या यूज करने योग्य न रहे। अब आपके पास एथेनॉल है, अल्कोहल में नहीं। अल्कोहल तो बहुत सारे हैं, आप मुख्यतः पढ़ रहे हो किसको? एथेनॉल को। एथेनॉल जो है सभी को पता है कि नशीला पदार्थ होता है, मदिरा का मुख्य घटक है और इसे यूज में लेते हैं बहुत से लोग, शराब का सेवन करते हैं। तो उसमें यदि एथेनॉल जो है उसे यदि कोई यूज न ले तो उसके अंदर क्या किया जाए कि उसका उपयोग न कर सके? इसके अंदर पिरिडिन मिला दो, क्षार मिला दिया आपने, या इसके अंदर क्या करो? मेथेनॉल मिला दो। अब कहोगे कि मेथेनॉल तो ये खुद अल्कोहल है, लेकिन आपने ये अंतर है कि मेथेनॉल जो है वह जहरीला होता है, एथेनॉल जहरीला नहीं होता। इसलिए मेथेनॉल जो है इसको मिलाने पर क्या होगा? एथेनॉल जहरीला हो जाएगा, जिससे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। विकृतीकरण करना है कि ऐसा कुछ पदार्थ मिला दिया जाए जिससे यह उपयोग करने लायक नहीं रहे, यानी कि मनुष्य के उपयोग करने लायक न रहे। औद्योगिक उपयोग लायक तो रहेगा लेकिन मनुष्य के उपयोग लायक न रहे, पीने लायक न रहे। इसके बाद है कुछ उपयोग दिए गए हैं। तो पेंट वार्निश इनमें विलायक के तौर पर कार्य करता है, कार्बनिक विलायकों के निर्माण में, यौगिकों के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म इनके निर्माण में यह होता है, पेय निर्माण में है, और भी जैसे इत्र या मुख्य डीओ जो है इनमें निर्माण है। एक इसका गुण और होता है मुख्य, वो होता है यह है इसे जलाने पर यह आग पकड़ लेता है। ऐसा होता है अल्कोहल जो है ज्वलनशील पदार्थ होता है। कभी देख लेना खुद ही प्रैक्टिकल करके, या तो जैसे डीओ है उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा भी आती है, ईथर की मात्रा भी आती है डीओ के अंदर, सैट जिसे बोलते हैं। तो उसे जलाकर देख लेना, उसके अंदर जैसे बाहर निकालोगे और आग लगाओगे तो वह आग पकड़ लेगा आसानी से। अल्कोहल है आपके पास शुद्ध है तो उसे आग लगाने की कोशिश करोगे तो वह भी आग पकड़ लेगा, जबकि मेथेनॉल में ऐसा नहीं होगा। ये एथेनॉल जो है उसमें ऐसा पाया जाता है कि यह ज्वलनशील होता है। इसके बाद है कि इसे प्रतिहिम के रूप में कार के रेडिएटरों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, ये भी उसी के रूप में कार्य करेगा। तो ये हो गया आपका एथेनॉल। पहला आपने औद्योगिक महत्व का अल्कोहल जो था, पहला मेथेनॉल कर लिया, दूसरा एथेनॉल कर लिया, दो हो गए। मेथेनॉल का निर्माण है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से करवाया है औद्योगिक रूप से, जबकि इनका निर्माण एक तो शीरा से और स्टार्च से करवाया जाता है। मुख्यतः किण्वन विधि द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। ये हुआ आपका